व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज के काव्य खंड के पाठ यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इन दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल भाषा में। इसके साथ ही हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, यह जो कविता है इसके कवि है नागार्जुन। तो प्रश्न नंबर पहला है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। कवि को लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। तो इस प्रकार से बच्चे की मुस्कान का कवि के मन पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। कवि को लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, इस अंतर को हम पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक व सहज होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान स्वाभाविक नहीं होती। बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक व सहज होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान स्वाभाविक नहीं होती। दूसरा है, बच्चे की मुस्कान निस्वार्थ होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इसके बाद तीसरा अंतर है, बच्चे की मुस्कान में उसके छोटे दुधिया दांत दिखते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में ऐसी सुंदरता नहीं होती। तो इस प्रकार से ये तीन अंतर है, बहुत ही आसान है। बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक सहज होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान स्वाभाविक नहीं होती। दूसरा है, बच्चे की मुस्कान निस्वार्थ होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तीसरा है, बच्चे की मुस्कान में उसके छोटे दुधिया दांत दिखते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में ऐसी सुंदरता नहीं होती। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो यहाँ जो जो बिंब है वो हम बताएंगे पॉइंट से। तो पहला, बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान डाल सकती है। सबसे पहला बिंब यही है कि बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान डाल सकती है। दूसरा है, बच्चे की मुस्कान झोपड़ी में खिले कमल के समान है। तीसरा है, बच्चे की मुस्कान पत्थर में भी प्राण डाल सकती है। चौथा है, बच्चे की मुस्कान से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। तो बहुत ही आसान है। अभी बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान डाल सकती है, बच्चे की मुस्कान झोपड़ी में खिले कमल के समान है, बच्चे की मुस्कान पत्थर में भी प्राण डाल सकती है, बच्चे की मुस्कान से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो यहाँ जलजात का मतलब कमल होता है। तो इसका भाव हम लिखेंगे, बच्चे की सुंदर मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो कमल के सुंदर फूल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल रहे हों। बच्चे की सुंदर मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो कमल के सुंदर फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल रहे हैं। इसके बाद अगला ख वाला है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बास था कि बबूल। तो इसका भाव हम लिखेंगे, बच्चे की मुस्कान कवि को प्रसन्न कर रही है। कवि नागार्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बच्चे की मुस्कान से ही बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लग गए हैं। एक बार देख लेंगे, बच्चे की मुस्कान कवि को प्रसन्न कर रही है। कवि नागार्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बच्चे की मुस्कान से ही बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लग गए हैं। यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न नंबर पहला है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का
कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम फसल कविता के सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे और इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो फसल कविता का पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल क्या है। तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतर तथा हवा का सिमटा हुआ संकोच है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतर तथा हवा का सिमटा हुआ संकोच है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो फसल उपजाने के लिए जो जो आवश्यक तत्व कविता में हमें बताए गए हैं वह सब हमें यहाँ लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व हैं पानी, मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश और किसानों का परिश्रम। पानी, मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश और किसानों का परिश्रम। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो इसका उत्तर है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का विशेष योगदान होता है। किसान खेत तैयार करता है, उसमें बीज बोता है, सिंचाई करता है, उर्वरक डालता है, उसके इतने परिश्रम के बाद फसल तैयार होती है। इस प्रकार कवि ने परिश्रम को विशेष महत्व दिया है। क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। वास्तव में यहाँ पर कवि किसानों की मेहनत और परिश्रम को व्यक्त करना चाहता था और उसने इस प्रकार से यहाँ लिखा है। तो हम उत्तर लिखेंगे, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि व्यक्त करना चाहता है। तो यहाँ तक की जो लाइनें हैं वह तो प्रश्न में से ही हमने लिखी, यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद की फसल को उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का विशेष योगदान होता है। किसान खेत तैयार करता है, उसमें बीज बोता है, सिंचाई करता है, उर्वरक डालता है, उसके इतने परिश्रम के बाद फसल तैयार होती है। इस प्रकार कवि ने परिश्रम को विशेष महत्व दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करने के लिए हमें कविता की लाइनें लिख रखी है और वह है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसका भाव स्पष्ट करते हुए हम लिखेंगे, फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, अर्थात पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरणें फसल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फसल के लिए हवा भी अत्यंत आवश्यक है। हवा का सिमटा हुआ रूप फसल में समा जाता है। फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, अर्थात पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरणें फसल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फसल के लिए हवा भी अत्यंत आवश्यक है। हवा का सिमटा हुआ रूप फसल में समा जाता है। तो इसके बाद हम फसल कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह देख लेते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, कवि के अनुसार फसल क्या है। बहुत ही आसान है यह। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वह भी बहुत ही आसान है, आपको पता होना चाहिए। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व, ठीक है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से। तो यहाँ पे हमें तत्व ही लिखना है केवल, पानी, मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश और किसानों का परिश्रम। इसके बाद जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है
फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो ये तीनों ही प्रश्न आपको याद कर लेने चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।